शिक्षा मनोविज्ञान की एजुकेशनल साइकोलॉजी की आज की अपनी क्लास में हम लोग एक और महान शिक्षा मनोविज्ञानी के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने कल की क्लास में भी कहा था कि ये जो पढ़ाई है उसको करने का हमारा तरीका अगर अलग होगा तो हम लोगों के परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस ढंग से करते हैं। सफलता के लिए ये जरूरी होता है कि आप चीज़ों को किस अलग ढंग से करते हैं, और सबका अपना अपना ढंग होता है। तो मैं भी आपको एक अलग ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ बातें बता रहा हूँ। जो साथी जुड़ गए उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास है जो रीट 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये उनके लिए क्लास है। तो बाकी के साथी भले ही सुनना, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं कोशिश ऐसी करूँगा कि ये बातें आम लोगों को भी समझ में आए कि आज मैं जिन शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ उनका योगदान हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या है, उनके कारण से हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलने जा रही है। ऐसी एक महान शख्सियत के बारे में बात करूँगा। कल मैंने 2 वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताया था, आज एक और मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको बताऊँगा। तो जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो वो भले ही क्लास छोड़ सकते हैं, या फिर जिनके परिजन एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके घर में कोई लोग हैं या आपके मिलने वाले हैं जो रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ज़रूर आप इस क्लास से जोड़िए, उनको फ़ायदा होगा। ये था क्लास का परिचय। और मेरा परिचय, मैं डॉक्टर अशोक चौधरी कई विषय पढ़ाता हूँ और उनमें मनोविज्ञान मेरा पसंदीदा विषय है। वो इसलिए कि मैंने एक बड़ी परीक्षा इस मनोविज्ञान के विषय को लेकर पास की थी, तो इसका एक अनुभव हो गया और कई सालों से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। मैं रटी रटाई बातों के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति की समझ बढ़े, और समझ बढ़ने से उसके ज्ञान का विकास हो, तो वो अस्थायी नहीं रहता, फिर स्थायी हो जाता है। फिर उसको भूलने की समस्या खत्म हो जाती है। चलिए, कोरम पूरा हो गया हमारा। सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, और मैं अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से शुरू करता हूं। आज का हमारा विषय है कि महान शिक्षा वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का क्या योगदान रहा है, क्या खास बातें उन्होंने कही हैं, और कितना परिवर्तन उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में किया है। जीन पियाजे नाम आपने खूब सुना होगा, कई बार उनके बारे में सवाल आते हैं। या कहिए कि 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हो, 2nd ग्रेड का हो या 1st ग्रेड का हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें एक सवाल जीन पियाजे के बारे में नहीं पूछा जाता है। इतने फेवरेट है वो, एग्जामिनर के फेवरेट है, और लेटेस्ट भी है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी में वो लेटेस्ट है, सबसे नए हैं। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो विकसित हुई तो उसमें इनका नाम काफ़ी बाद में आया। लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं जो किताबों में लिखी नहीं होती है। 20वीं सदी में शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे अधिक जिन लोगों ने प्रभावित किया, उनमें पहला नंबर B.F. स्किनर का था और दूसरा नंबर जीन पियाजे का। अब आप समझ लीजिए दोनों का क्या महत्व है। 20वीं सदी में शिक्षा मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाले या शिक्षा मनोविज्ञान में रुचि जगाने वाले जिन 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम लोग लिया करते हैं, उनमें सबसे पहला नाम B.F. स्किनर का, वो अमेरिका के थे जिनकी कल मैंने आपको बात की थी, और दूसरा नाम जीन पियाजे का जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और इन्होंने जो पहले के सिद्धांत थे शिक्षा मनोविज्ञान के, उनमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, बड़ा परिवर्तन कर दिया, इसलिए इनके ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा गया। इनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उनका सिद्धांत क्या था और उन्होंने क्या विशेष बातें हमको बताई इसको लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। तो सबसे पहली बात, जैसे हम लोग सबका जीवन परिचय देते हैं, तो इनका भी मैं आपको जीवन परिचय दे दूं। रहने वाले कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के, नंबर 1। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि इन महान शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के बारे में आपकी कोई प्रारंभिक समझ है या नहीं, ये आप रट रहे हो सीधा सीधा, ये परिभाषा किसने दी, वो परिभाषा किसने दी। तो वो जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में कुछ जानते हो। जैसे स्किनर कहाँ के थे? यूएसए के। कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। थॉर्नडाइक कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से ये जो जीन पियाजे हैं, ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड यूरोप में एक छोटा सा देश है। फ्रांस और इटली के बीच पहाड़ियाँ, एल्प्स की पहाड़ियों के बीच में बसा एक सुंदर सा देश है। वहाँ ये हुए और वहाँ पर एक शहर का नाम है जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से हम लोग जिनेवा को खूब जानते हैं, कई सारे कार्यालय जिनेवा में हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा। वहाँ ये अध्यापन कराया करते थे, यानी इनकी कर्मस्थली वो रही यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा। इनको किस बात के लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है बाल विकास के एक नए सिद्धांत को देने के लिए, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। वो क्या है अभी हम पढ़ेंगे। तो इनको सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है? बाल विकास के सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, उसके लिए इनको जाना जाता है। और वो सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 1936 में, 1936 में वो सिद्धांत उन्होंने दिया था। हालांकि वो वहां तक रुके नहीं, और इन्होंने वहां पे एक सेंटर एस्टैब्लिश किया यूनिवर्सिटी के अंदर। वो जो विषय है उसको हम कहते हैं एपिस्टिमोलॉजी। एपिस्टिमोलॉजी कहते हैं ज्ञान का दर्शन। ये जो ज्ञान विकसित होता है किस प्रकार से होता है, इसकी रचना कैसे होती है, केवल इसी बात को समझने के लिए एक अलग से पूरी ब्रांच वहां पे विकसित की गई, सेंटर विकसित किया गया, और उस सेंटर के संचालक यही थे और जीवन पर्यंत यही रहे कि आखिर मानव के मस्तिष्क में ज्ञान का सृजन कैसे होता है, ज्ञान के सृजन का जो दर्शन होता है उसको एपिस्टिमोलॉजी बोलते हैं। अलग पूरी विज्ञान है वो। इन्होंने उसको प्रारंभ किया, इसलिए इनको श्रेय जाता है। इनका समय 1896 से लेके और अभी 1980 तक रहा। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये सदी है, 20वीं सदी, उसमें 80 साल तक इनका काम रहा। 1980 में ये इस दुनिया से गए। ये तो हो गया इनका परिचय। बाल विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, और वो सिद्धांत दिया इन्होंने 1936 में। इन्होंने क्या बात कही उसको आप बहुत सरल तरीके से समझ लीजिए। इनकी बात का सार क्या था? इनकी बात का सार ये था, इससे पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो आदमी को एक जानवर समझ रहे थे, मैन एनिमल। उन्होंने कहा कि आदमी भी वैसे ही व्यवहार सीखता जैसे जानवर सीखते हैं। जैसे हम लोग कुत्ते बिल्ली को सिखाते हैं वैसे ही आदमी को सिखा सकते हैं, और उसको उन्होंने बड़ा सा अच्छा सा नाम दिया, व्यवहारवाद। पियाजे कहते हैं नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। आदमी अलग है जानवरों में, और वो जैसे ही पैदा होता है तो कुछ ज्ञान लेकर पैदा होता है। वो ऐसी कोरी स्लेट नहीं, जैसे पहले कहते हैं आदमी कोरी स्लेट है बच्चा, उसके ऊपर आपको लिखना है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ ज्ञान पहले से होता है। ये इन्होंने एक नई बात कही, क्या तुम आदमी की बराबरी जानवरों से कैसे कर सकते हो? जैसे इन्होंने कहा तो सारा मामला बदल गया। अभी तक का जो चलन था व्यवहारवाद, उसकी जगह पे ये अलग सा वाद आ गया, जिसको हम संरचनात्मक वाद कहते हैं, संज्ञानवाद कहते हैं। नई चीज आ गई, और इन्होंने अपनी इस चीज को पूरा ढंग से समझाया कि मैं आपको समझाता हूं कि बच्चा जैसे विकसित होता है, जन्म के बाद से विकसित होता है, 16-17 साल का होता है,
तब तक उसके अंदर संज्ञान का कैसे विकास होता है। ये जो संज्ञान शब्द है ना, इसको रटिए मत आप। कई बार क्या होता है साइकोलॉजी में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिनको आप रटते हो, आपको लगता है संज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ है, भारी चीज़ है, जबकि आप उसका दिन भर उपयोग करते हो। संज्ञान का मतलब क्या हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, आपकी आंखें मुझे देख रही है, आपके कान मुझे सुन रहे हैं, आपके दिमाग ने इस बात का संज्ञान लिया है, आपके दिमाग ने इस बात का संज्ञान लिया, हाँ ये कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, इसकी एक आवाज़ है, इसका एक चेहरा है, इसका आप संज्ञान लेते हो। कई बार आप संज्ञान नहीं लेते हो, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान नहीं देते, उसमें से कोई एक चीज़ आपको नज़र आती है जिसके ऊपर आपका ध्यान अटक जाता है, तो हम कहते हैं आपने उस बात का संज्ञान लिया है। और ये सारी पढ़ाई इसी पर तो है। आप अपने क्लासरूम में घटने वाली कितनी चीज़ों का संज्ञान ले पाते हैं, उसी के अनुसार आपकी सफलता निर्धारित होती है। ये होता है संज्ञान। जब भी हम व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, पहले हम किस चीज़ को देखते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं कि क्या वाकई में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो हम कॉग्निशन या संज्ञान लेते हैं। फिर हमारे अंदर कोई न कोई भाव उठता है, उसको देख के हम उदासीन रहते हैं, उसको देख के खुश हो जाते हैं, उसको देख के नाराज होते हैं, डर जाते हैं, कोई ना कोई हमारे अंदर भाव पैदा होता है, इमोशन। और फिर उसके बाद में हम रिएक्ट करते हैं, उसको कॉग्निशन बोलते हैं, साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निशन बोलते हैं, कि हम कोई ना कोई इसके बाद में क्रिया करते हैं। तो संज्ञान लिया, एक भाव पैदा हुआ और हमने कोई क्रिया की, हमारा व्यवहार इस तरह से होता है। तो वो जो संज्ञान शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि संज्ञान का जो विकास होता है ये 4 चरणों में होता है बच्चे में। बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेकर 4 चरणों में उसका संज्ञान विकसित होता है। तो इन्होंने खुद के बच्चों को ऑब्जर्व किया, इनके खुद के बच्चे 3 बच्चे छोटे छोटे, उनको सबको इन्होंने क्लोजली देखा कि कैसे छोटे से बड़े हो रहे हैं ये लोग, कैसे शुरुआत में चीज़ों को पकड़ पकड़ के देखते हैं, मुंह में लेके देखते हैं, फिर गिन के देखते हैं, फिर वो अवधारणाएं बनाते हैं और लास्ट में क्या लॉजिकल तर्क देना शुरू करते हैं, वो कैसे कह देते हैं। इस बात को इन्होंने अपने खुद के बच्चों को भी देखा और अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश की। तो इस भाषा में हम ये कह सकते हैं कि समझ का विकास कैसे होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी का मतलब हो गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कि हमारी समझ कैसे विकसित होती है। एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, 1 महीने का, 2 महीने का, 12 महीने का, 4 साल का, 12 साल का, 16 साल का होता है, तो उसकी समझ कैसे विकसित होती है, इसका इन्होंने एक नया सा सिद्धांत दिया। ये प्याजे का सिद्धांत कहलाता है। और वो जो इनके समझ का सिद्धांत है उसने हमारी स्कूली सिस्टम को बदल दिया। हम अभी तक जो सोच रहे थे बच्चों के बारे में कि बच्चा कुछ नहीं जानता है, हमको ही सिखाना सब कुछ, प्याजे कहते नहीं, बच्चा जानता है, तो पहले से बहुत सारी चीजें जानता है। अब आपको अपनी चीजें उसके साथ फिट करनी है। बच्चे के पास पहले से ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, आपको नई जानकारियां उसमें फिट करनी है। अगर वो फिट कर पाता है उसके अंदर, आपकी दी हुई जानकारियां उसके पहले वाले ज्ञान में फिट हो जाती हैं, तो उसका ज्ञान बढ़ता है। इसलिए आप उसको ना समझ मत मानिए, कोरा कागज मत मानिए, खाली स्लेट मत मानिए। ये बोला प्याजे ने। और जैसे इन्होंने बोला तो हमारी शिक्षा नीतियों में बदलाव आना शुरू हो गया। भारत की नहीं, अमेरिका और यूरोप की। भारत की शिक्षा नीति तो अभी भी उसी सिद्धांत पर चल रही है। भारत की शिक्षा नीति अभी भी रटने के सिद्धांत पर चल रही है। रटो रटो रटो, ABCD रटो, पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, रटो चीज़ों को। भारत के बच्चे तो अभी इसी में परेशान हैं। लेकिन वो कह रहे थे रटो नहीं, समझो। और आप में काबिलियत है समझने की, केवल आपके टीचर को आपको समझना सिखाना चाहिए। ये प्याजे ने बोला था। तो पूरी दुनिया में पढ़ाने का तरीका बदला, विकसित देशों में पढ़ाने का तरीका बदला और प्याजे के सिद्धांत को मान्यता मिली। जो 4 चरण इन्होंने बताए बाल विकास के, वो जैसे आपने पहले से तैयारी की होगी तो आपको मालूम होगा। जो पहला चरण उन्होंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर 2 साल तक जो चरण होता है उसको बोला है सेंसरी मोटर। सेंसरी बोलते हैं हमारे सारे सेंसेशन, मोटर कहते हैं हम ये जो मूवमेंट करते हैं इसको बोलते हैं मोटर। जीभ का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट। ये तो इन्होंने कहा कि पैदा होने से लेकर 2 वर्ष तक की जो स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर होती है। हिंदी में उसका अनुवाद होता है संवेदी पेशी या संवेदी गामक। तो इस स्टेज में उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझता है, लेकिन इतना समझता है कि इस चीज़ को मैं मुंह में लगाऊं
फिर उस चीज़ को मुंह में लगाने के बाद वो कुछ समझेगा, अगली बार उस चीज़ को मुंह में लगाएगा तो उसके पास जो ज्ञान है उसके अनुसार वो उसकी समझ बढ़ेगी। तो अभी उसकी जो स्टेज है वो केवल इस तक ही है, इससे आगे उसका दिमाग नहीं चल रहा है। उसकी जो समझ है वो हाथ पैरों के मूवमेंट तक, चीज़ों को छूने तक, चीज़ों को मुंह में लगाने तक, सुनने तक, यहीं तक सीमित है। तो उसकी समझ जो है वो सीमित है। उसको बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। 0 से 2 साल तक की अवस्था होती है। फिर जो अगली अवस्था है उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 साल से 7 साल का बच्चा हो जाता है। अब क्या होता है, 2 साल में बड़ा चेंज क्या आता बच्चे में, ये आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ। संवेदी गामक में क्या होता है कि वो धीरे धीरे चलना सीख लेगा। 2 साल का होगा ना, जब तक ठीक ठाक चलना सीख लेगा, दौड़ेगा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक चल लेगा। मैं एक अंग्रेजी में आपको फॉर्मूला देता हूँ बढ़िया सा, एग्जाम में आपको कभी भी भूलोगे नहीं। आप याद रखना, 1 ईयर वॉकिंग 2 ईयर टॉकिंग। अंग्रेजी के फॉर्मूले बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। ये वैसी टिप्स नहीं है जो आपको कई बार समझाई जाती है कि ये वो उसने लिया फूलों को ऐसे करके आप 5 चीजें याद करो। वो टिप्स बड़ी गंदी होती है, बेकार होती है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं समझाता ना इसका, अगर आपको इसकी चारों चरण ये याद करने हैं तो पहली वाली ये, उसके आगे कोई ये फूल या गोभी ऐसा कोई शब्द अटका के आपको ट्रिक समझाते हैं। वो रटन विद्या वाला सिस्टम है, वो आप भूल जाते हो, चूक जाते हो। एग्जाम में ये सब काम में नहीं आता है। एग्जाम में आप कभी, आपसे कोई नहीं पूछेगा पहली दूसरी तीसरी चौथी स्टेज किस क्रम में है, ऐसे कोई नहीं पूछता। समझ आनी चाहिए। एग्जाम में तो पूछेंगे कि इस स्टेज में असल में होता क्या है। एक बच्चा है जो ये कर रहा है तो आपके हिसाब से प्याजे का कौन सा स्टेज है, ऐसे पूछते हैं। तो पहली स्टेज कौन सी होगी, संवेदी पेशीय। दूसरी स्टेज हो गई पूर्व संक्रियात्मक। तो ये 1 ईयर वॉकिंग और 2 ईयर टॉकिंग। 1 ईयर वॉकिंग का मतलब 1 साल में बच्चा चलना सीखता है, 1 वॉकिंग। 2 ईयर टॉकिंग, दूसरे साल में बच्चा बोलना सीखता है। अब ये जो दूसरी स्टेज है इसमें बच्चा बोलना सीख गया है, कुछ भाषा आ गई है उसको, तो उसकी समझ भाषा के कारण से बढ़ रही है। हालांकि अलग अलग तरह के सिद्धांत है। कुछ कह रहे हैं समझ के कारण भाषा बढ़ती है, कुछ कहते हैं भाषा के कारण समझ बढ़ती है। वो हम अलग सिद्धांत पढ़ेंगे, एरिक्सन का सिद्धांत अलग पढ़ेंगे, व्यागोत्स्की का सिद्धांत अलग हम पढ़ेंगे। लेकिन प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे कहते हैं उसके पास भाषा है और वो चिन्ह समझने लगा है, चिन्ह का महत्व समझने लगा है, सिंबल, लैंग्वेज और सिंबल। अब उसके पास में ये 2 शस्त्र हैं जो उसके पास आ गए हैं। तो उसकी जो दूसरी समझ है, दूसरे लेवल की समझ है, उसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक समझ। उम्र क्या हो गई, 2 से 7 साल की उम्र। टेक्निकली अभी भी वो स्कूल नहीं जा रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा, स्कूल नहीं जा रहा अभी, स्कूल नहीं जा रहा अभी, बाल्यावस्था शुरू नहीं हुई है। 6 और 7 का फर्क मत देखिए आप, लेकिन वो अभी नहीं जा रहा। तो उसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें वो क्या करता है, भाषा बोल लेता है, चिन्ह का महत्व समझ लेता है, लेकिन अभी भी वो कंसेप्ट, अवधारणा विकसित नहीं कर पा रहा है। वो ये तो कह देता है बिल्ली है, ये कह देता है ये कुत्ता है, ये भैंस है, ये वो है, वो ये चीजें तो समझ लेता है, लेकिन उनके अंदर कॉमन क्या चीज है वो अभी तक नहीं जानता है। वो पहचान रहा चीजों को, ये चिड़िया है, ये वो है, सब पहचानता, लेकिन ये चिड़िया और ये कौवा और ये सब मिला के ये पक्षी है, ऐसी कंसेप्ट अभी वो नहीं जानता। ये गाय है, ये भैंस है, ये दुधारू पशु है, ऐसी कंसेप्ट अभी उसकी डेवलप नहीं हुई है। इस स्थिति को हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 साल। तो समझ कहां तक बढ़ी, यहां तक बढ़ी। तीसरी अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये आती है 7 से लेकर 12 तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आप देखिए, एक तो क्रिया होती है, एक संक्रिया होती है। 2 को वर्ड को अलग अलग समझिए, एक्शन और ऑपरेशन। इसमें साइकोलॉजी में कई ऐसे टेक्निकल शब्द हैं जो बड़े प्यारे अच्छे से हैं। जैसे मैंने संज्ञान बताया आपको, आपने कोई चीज देखी, आपने संज्ञान लिया, यानी आपने माना हाँ ये चीज है और मेरे ध्यान में है, संज्ञान लिया आपने। ऐसे ही क्रिया और संक्रिया में फर्क है। क्रिया का मतलब मैंने हाथ हिलाया, ये क्रिया है, लेकिन मैंने हाथ से इसको बंद किया, ये क्या है, संक्रिया है। पहले वाला क्या था, एक्शन, ये क्या है, ऑपरेशन। ये मेरे पास रिमोट है, इससे लेकर मैंने टीवी को बंद किया, दैट इज ऑपरेशन, संक्रिया। और मैंने इसको हाथ में उठाया खाली उसको, ये मैंने क्रिया की। तो क्रिया और संक्रिया में फर्क होता है।
तो ये कौन सी स्थिति, इसके पहले वो क्रियाएं कर रहा था लेकिन अब वो संक्रिया कर सकता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाती है और वो चीज़ों के अंदर समानता ढूंढने लगता है और भिन्नता ढूंढने लगता है। उसको समझ में आता है कि चिड़िया जो है वो गाय नहीं है, गाय जैसी नहीं है, चिड़िया कौवे जैसी है, गाय भैंस जैसी है। भिन्नता और समानता ढूंढना शुरू कर देता है, यानी यहां तक उसकी अवधारणा विकसित हो जाती है कि वो समझता है अच्छा ये मनुष्य है, ये पेन है, 4-5 तरह के पेन होंगे तो वो कहेगा सारे पेन हैं। और स्कूल में पढ़ाते भी है ना, इनमें समानता क्या, ये सारे पेन हैं, ये क्या सारी गेंदें अलग अलग तरह की। तो भिन्नता और समानता को समझना शुरू कर देता है, यानी उसकी समझ यहाँ तक विकसित हो जाती है। इसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त यानी वो अभी आइडियाज उसके दिमाग में नहीं है, अभी जो है सामने है। मूर्तियां, मूर्ति को मूर्त बोलते हैं, कॉन्क्रीट। जैसे ये मूर्त है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिमोट है, ये मूर्त है। अभी मैं रिमोट छुपा दिया, अब मैं आपको करूँ रिमोट। आप अभी उस स्थिति में अगर हैं तो आप नहीं समझे रिमोट कैसा होता होगा, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म में आप नहीं समझ पाते हैं, अमूर्त रूप में उसको नहीं समझ पाते, लेकिन सामने है तो समझ में आ जाएगा हाँ रिमोट है। तो ये मूर्त अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था है, जिसमें आप चीजें सामने हैं, इनके बारे में सोच विचार कर सकते हो, इनकी समानताएं ढूंढ सकते हो, इनकी विभिन्नताएं ढूंढ सकते हो, लेकिन अमूर्त वस्तुओं के बारे में बात नहीं कर सकते कि दया की भावना एक अमूर्त चीज हो गई हो। मैं कहूँ दया की भावना के बारे में बच्चों को लिखो, दया की भावना क्या, उसको दया की भावना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई दया कर रहा है तो समझ में आ रहा है, हाँ इसको बच्चे को पुचकार रहा है, ये समझ में आ रहा है। मूर्त चिंतन है, अमूर्त नहीं है, इसका महत्व क्या है वो समझ में नहीं आता उसको। ये बालक की समझ की अवस्था है, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक। साइकोलॉजिकल लेके मैं इस बात से भी चिंता करता रहता हूँ कई बार कि जो हिंदी अनुवाद है उन्होंने कई बार अनर्थ कर दिया है। एक तो ठीक से समझाया हुआ नहीं है, फिर उसका अनर्थ हो रहा है। चौथी अवस्था है, उसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशंस, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 12 साल से लेकर 16 साल तक की अवस्था। अब बच्चा बड़ा हो गया है और 12 साल का होने का मतलब क्या हुआ, आप 6 को पहली साल मान लीजिए, 12 साल का हो गया, 6ठी क्लास में आ गया। अब 6ठी क्लास से लेके वो 12वीं क्लास तक चलता है, तो उसमें क्या विकसित होता है, तार्किक चिंतन। वो तर्क करना शुरू करता है, ये ऐसा क्यों है। पहले तो पूछता है क्या है, ये क्या है, उसका सवाल यहीं तक सीमित रहता है, क्या है, ये रिमोट है। दूसरा सवाल होता है क्या काम आता है, इससे टीवी चालू बंद होती है, यहां तक वो पहुंचता है। लेकिन अब चरण आता है कि इससे टीवी बंद कैसे होती है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों बंद हो जाता है इस बटन को दबाने से टीवी। इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसको हम बोलते हैं मूर्त अमूर्त क्रियात्मक या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। प्याजे कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे समझ बढ़ती है, संवेदी पेशी से पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक ऐसे ऐसे बढ़ती है। ये उनकी चारों स्टेजेस हैं जिनके लिए उनको जाना जाता है प्याजे को। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका महत्व क्या हुआ जानने का, ये मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक चीज बड़ी प्यारी सी बताता हूं आपको। जब उनसे पूछा ये सब कैसे होता है, आपने जो प्रक्रिया बताई वो कैसे होती है, तो उन्होंने बहुत सरल तरीके से समझाया कि बालक के पास कुछ ज्ञान पहले से होता है, उसके दिमाग में कोई न कोई स्कीम होती है चीजों को जानने की। अब कोई नई चीज, कोई नई बात आएगी, नया व्यक्ति आएगा, नई घटना घटेगी, कुछ भी होगा नया, वो अपनी उस स्कीम से उसको जानने की कोशिश करेगा। उसके पास जो भी स्कीम अवेलेबल है जिससे वो समझ सकता है चीजों को, उससे वो जानने की कोशिश करेगा। अगर वो चीज उसके अंदर फिट बैठ गई, उसको बोलते हैं आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, तो जान लेगा। पहले से उसके पास जो स्कीम है, उन्होंने नाम ही ये दिया स्कीम, स्कीमेटा, ये शब्द है। हम भी कहते हैं ना मेरी स्कीम में फिट नहीं हो रहा ना, आपके पास कोई ना कोई स्कीम है, उसमें ये चीज फिट नहीं हो रही। तो बच्चे के पास जो भी ज्ञान की स्कीम है, उसमें कोई नई चीज
जैसे कोई नया व्यक्ति दिख गया अचानक से, समझ में नहीं आया इस तरह का व्यक्ति मैंने पहली बार देखा। कोई नया जानवर आ गया, एकदम से समझ में नहीं आ रहा इसको, मैं ऐसा जानवर मैंने दूसरा कभी देखा नहीं, कहाँ फिट करें इसको। तो वो जो नई चीज है वो आती है अंदर, उसको बोलते हैं आत्मसात्करण की आ गई, पहले वाली के अंदर फिट बैठ गई है। तो या तो ऐसे बैठ जाए, या वो ऐसी चीज है जो मेरे पूर्व ज्ञान में मेरी पहले की स्कीम में फिट नहीं बैठ रहा है, तो बालक क्या करेगा, नई स्कीम बनाएगा। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन, अकोमोडेशन बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं, कि मैं उसको कैसे करके नई स्कीम बना के उसके साथ फिट करूं, पहले वाले में नहीं बैठ रहा है। ये सब मैं क्यों करता हूं, क्यों मैं उसका आत्मसात्करण करता हूं, क्यों मैं उसका समायोजन करता हूं, संयोजन करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि मैं संतुलन में रहना चाहता हूं। पियाजे कहते हैं कि व्यक्ति संतुलन में रहना चाहता है, एक बालक संतुलन में रहना चाहता है। उसके आसपास की चीजों का जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, उसके दिमाग में एक बेचैनी रहेगी। उस बेचैनी को खत्म करने के लिए वो जो नई चीजें आती हैं वातावरण में, उनको जानने की कोशिश करता है इस स्कीम से, या तो मेरी स्कीम में फिट बैठे और या फिर नई स्कीम से उसको जानने की कोशिश करूं। तो आत्मसात्करण करूं या फिर संयोजन करूं, किसी न किसी तरीके से मैं जानने की कोशिश करूंगा तो मेरे दिमाग में शांति आएगी। जैसे आप घर के बाहर खड़े हैं और पड़ोस में कोई व्यक्ति आ गया, तो आपका दिमाग करता नहीं यार ये कौन है। अगर आपने पहले उसको नहीं देखा है तो आपके दिमाग में हलचल होगी, कौन व्यक्ति है, कौन हो सकता है। यानी आपके मन में एक बेचैनी सी उठती है, क्योंकि आपकी पहले की जो स्कीम थी उसमें उस घर के सारे सदस्य फिट थे, ये नया व्यक्ति उसमें फिट नहीं हो रहा है। तो आपके मन में एक असंतुलन है, बेचैनी है। उसको खत्म करने के लिए आप किसी से पूछ लेंगे कौन है, यानी आप किसी न किसी तरीके से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नया व्यक्ति क्या है, ये नई घटना क्या है, ये नई वस्तु क्या है। हमारे वातावरण में तीन ही तरह की चीजें ज्यादा होती है। एक तो घटनाएं घटती है, एक वस्तु है हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति देखते हैं। तीन तरह की चीजें होती हैं जो हमारे वातावरण में परिवर्तन के रूप में हमको महसूस होती है। तो या तो कोई व्यक्ति आ गया आसपास, या कोई घटना घट गई, या कोई चीज हमने देख ली, उसका हम संज्ञान लेते हैं। वो संज्ञान लेते हैं तो कोशिश करते हैं उसको समझने की। संज्ञान तो ले लिया, लेकिन पहले से जो ज्ञान हमारे पास उससे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमारे स्कीम को थोड़ा और बढ़ाते हैं, नई स्कीम लाते हैं। नई स्कीम में फिट हो गया, अब हमारे पास अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, हमारे पास ये अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, उनमें फिट होती रहेंगी नई नई चीजें। और फिट नहीं होगी तब क्या करेंगे, नई स्कीम बनाएंगे, उसमें उसको फिट कर देंगे। तो हमारे मन में एक संतुलन हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, वातावरण में जो कुछ भी है वो मुझे पता है, और ये व्यक्ति जानने की हमेशा कोशिश करेगा। हम सब अभी भी कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़ दिखती है हमको लगता है ये क्या, जानने की कोशिश करेंगे। जब तक आप जानने की कोशिश करते हैं, जब तक जिंदा है, और जब आप जानने की कोशिश बंद कर देते हैं तो आप रुक जाते हैं, आपकी समझ रुक जाती है। और मनोविज्ञान यही कहते हैं, समझने की कोई अवस्था नहीं होती है, आदमी मृत्यु पर्यंत समझता रहता है। अगर उसकी इच्छा है उसका ज्ञान बढ़ता रहेगा, और अगर उसने रोक दिया तो रुक जाए। प्याजे के इस सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व फिर यह रहा कि प्याजे ने कहा कि भाई आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप ये मत सोचो उसको कुछ पता नहीं है, ये मत सोचो उसको कुछ पता नहीं है, उसको पहले से काफ़ी चीज़ें पता है। और आप सोचिए, गांव के बच्चे आते हैं या गरीब घरों के ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास में कई चीज़ों का पहले से समझ नहीं है, और वो आके स्कूल में आते हैं, तो क्या माना जाता है कि इनको इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है, स्कूल में सारी चीज़ें नए सिरे से सिखाई जानी चाहिए। प्याजे कहते नहीं यार, उसको पहले से पता है, बहुत सारी चीज़ें उसके वातावरण में है पहले से जिनके बारे में उनको पता है। उन चीज़ों को इस सिलेबस से जोड़ोगे तो उसकी समझ जल्दी बढ़ेगी। जैसे हम हमारी राजस्थान के स्कूल में बच्चों को समझाएंगे जिराफ के बारे में, जिराफ, या उनको समझाएंगे कोई गेंडा होता है, राइनोसिरोस होता है, उसके बारे में समझाएंगे, वो तो उसके वातावरण में पहले से है नहीं। उसके पास पूर्व ज्ञान क्या है, उसके पास पूर्व ज्ञान ऊंट होता है, उसके यहाँ बकरी होती है, ये तो होते हैं उनके यहाँ। अगर आप अपने सिलेबस में ऐसी चीजें रखेंगे तो उसकी समझ जल्दी बढ़ेगी। आप उसको गेंडे के बारे में समझाना चाहते हैं, वो आसाम में होता है या राजस्थान में नहीं होता है, तो उसके पूर्व ज्ञान से फिट नहीं हो रहा, उसको ज्यादा जोर आएगा समझने में। तो कोशिश ये करो कि आपके सिलेबस में ऐसी चीजें रखो जो उसके वातावरण से जुड़ सके, उसकी स्कीम में फिट हो सके।
वो नई नई स्कीमें क्यों बनवा रहे हो जबकि उसके पास कुछ है पहले से? तो आप शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से तैयार करो कि वो उसके वातावरण से जुड़ जाए, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो पढ़ाई है वो स्व क्रिया, कुछ कुछ काम करने दो उसको, काम करते करते जानने दो, लर्न बाय डूइंग करने दो उसको, खेलते खेलते जानने दो। उसके लिए माहौल बनाओ, वो जान लेगा अपना, वो जाने बिना रह नहीं सकता। मैंने कहा ना, अगर वो जानेगा नहीं तो असंतुलन होगा दिमाग में उसके आसपास ऐसा माहौल बनाओ, अपने आप वो चीज़ों को जान लेगा। ठीक है? तो उस ज्ञान को संगठित होने दो। ये क्या होता है? ज्ञान ऑर्गेनाइज होता है। नई जानकारी आती है, पहले वाली में फिट होती है, नई जानकारी आती है, पहले वाली में फिट होती है, संगठित हो जाती है। तो ज्ञान का संगठित होना ही सीखना है। सीखने की कई जो विशेषताएं आएंगी कि सीखना आखिर क्या है, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि सीखना क्या है। ज्ञान का संगठित हो जाना। संगठित हो जाना मतलब पहले वाला ज्ञान था और ये इसके अंदर फिट हो गया, ऐड नहीं हुआ, फिट हो गया उसके अंदर, तो नहीं खुलेगा ना। ऐसे आप अगर इसको बनाएंगे तो ये खुलेगा नहीं ऐसे, और अगर मैंने ऐसे रख रखा तो ये खुल जाएगा। अगर आपके दिमाग के अंदर जानकारियाँ इस तरह से फिट है तो भूलने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जब तक आपको जानकारियों को ऐसे ऐसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक वो आपके दिमाग से निकलती है, फिसलती है, ये कहते हैं, प्याजे कहते हैं कि आप ज़्यादा कोशिश करो, जानकारियाँ संगठित हो जाए, ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो स्थायी रहेगा। ऐसे कहते हैं आप तो वातावरण बनाओ उसके पढ़ने के लिए, पढ़ने का वातावरण बनाओ, बाकी काम वो खुद कर लेगा। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो माहौल बदलने लग गया और पूरी की पूरी शिक्षा नीतियाँ बदली, हर जगह शिक्षा नीतियाँ बदली। ये प्रभाव पड़ा प्याजे का शिक्षा व्यवस्था पर कि आप स्टूडेंट को बेवकूफ़ मत समझिए, मूर्ख मत समझिए कि इसको कुछ नहीं आता है, उसको आता है। आप तो कोशिश करिए कि उसको जो पहले से चीज़ें आती हैं, आपके पास जो जानकारियाँ उसमें कैसे फिट हो सकती हैं, इसकी कोशिश करिए। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो समझने में आसानी होगी। और इन्हीं बातों से फिर आगे जाते जाते आया कि उसको ज्ञान आप उसी भाषा में सृजित करने दीजिए जिस भाषा से वो पहले से वाकिफ है, परिचित है। राजस्थान में बड़ी समस्या है, राजस्थानी भाषा जानते हैं हम लोग। छोटा सा बच्चा घर में राजस्थानी भाषा बोलता है, वो राजस्थानी वर्ड्स जानता है, स्कूल में आके उसको कहते हैं ये हिंदी के शब्द समझ दो। उसकी जो भाषा का ज्ञान है घर में, वो ज्ञान यहाँ काम नहीं आ रहा, वो जीरो हो जाता है। और किसी देश में और किसी प्रदेश में समस्या नहीं है। तो प्याजे के सिद्धांत के अनुसार सबसे ज़्यादा घाटे में अगर कहीं की कोई व्यवस्था तो राजस्थान की है, क्योंकि राजस्थान ही एक ऐसा धरती पर टुकड़ा है जिसके घर में अलग भाषा बोली जाती है और स्कूल में अलग भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोलते हैं घर में, तो उनके पंजाबी में जो शब्द हैं स्कूल में भी वही शब्द हैं, उनके अंदर फिट हो जाते हैं स्कीम में। गुजराती में घर में गुजराती बोलते हैं, स्कूल में गुजराती माध्यम है। यूपी में घर में हिंदी बोलते हैं, स्कूल में हिंदी बोलते हैं। उड़िया, बंगाली, तमिल सब अपनी अपनी भाषाओं की शिक्षा देते हैं, प्रारंभिक शिक्षा। हालांकि नई शिक्षा नीति में लिखा भी है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और राजस्थान वालों को कहा गया कि तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है। ईमानदारी से सोचिए कि हमारे कितने घरों के अंदर मातृभाषा के रूप में, मातृभाषा यानी माँ की भाषा, हिंदी कहाँ है? तो प्याजे के सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है कि हमारा जो पूर्व ज्ञान है वो काम नहीं आ रहा। तो राजस्थान के बच्चों को बहुत ज़्यादा जोर आता है, समझ लेट बढ़ती है, संघर्ष करते हैं, 2-2, 3-3 भाषाओं का अनुवाद करके संघर्ष करके आगे भी आते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। इस मुश्किल से नहीं गुजारना चाहिए, ऐसा हमने अभिनव शिक्षा में लिखा है। हमने जो शिक्षा पद्धति बनाई अभिनव राजस्थान की, उसमें जीन प्याजे के सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। तो प्यारे साथियों, प्याजे को समझना सबसे मुश्किल होता है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में, एकदम से समझ में नहीं आता। मैंने कोशिश की है कि मैं सरल भाषा में आपको बताऊं। मैं रिपीट कर देता हूं अपनी चीज़ों को, जिनको आप बाद में नोट कर सकते हैं। जीन प्याजे को किसके लिए जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। ये किसका सिद्धांत है? बाल विकास का। कहाँ के थे जीन प्याजे? स्विट्जरलैंड के। उनका विश्वविद्यालय कौन सा था? यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा, जिनेवा विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते थे। उन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1936 में। अपना सिद्धांत दिया था 1936 में। और उनके अलग अलग चरण क्या हैं बाल विकास के? सबसे पहला संवेदी पेशीय, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा
अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं हैं। उन्होंने समझ के लिए, संतुलन बनाने के लिए क्या क्या तरीके बताए। पहला तरीका आत्मसातकरण का, दूसरा संयोजन करने का, एसिमिलेशन का, एकोमोडेशन का। ये 2 तरीके बताए जिनसे आदमी बाहर की चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, बालक अपनी समझ को बढ़ाता है। उनका शैक्षणिक महत्व क्या है, इनकी बातों का शिक्षा जगत में महत्व क्या है कि बालक के वातावरण को बदलो, उसके लिए पढ़ने का माहौल बनाओ, थोपो मत उस पर, पढ़ने का माहौल बनाओ, अपने आप देख लेगा, जान लेगा। खेल खेल में कुछ काम करके उसको सीखने दो, वो खुद सीख जाएगा। वो इंसान का बच्चा है, वो इंसान का बच्चा है, वो इंटेलिजेंस लेके पैदा हुआ है। वो जानवर नहीं है जिसकी बेसिक इंटेलिजेंस है खाने पीने तक सीमित है। इसकी इंटेलिजेंस काफ़ी बड़ी है। उस इंटेलिजेंस को उसी हिसाब से निखारना चाहिए हमको। इस इंटेलिजेंस को जानवरों की तरह निखारने की जरूरत नहीं है, रट रट के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। रटंत विद्या बंद करनी चाहिए। तो साथियों, ये मेरा जो ज्ञान था उसमें से निकाल के मैंने आपको जानकारियां दी हैं। ठीक है जी, तो इनको आप पढ़ लेना बाद में। इसको ये यहाँ पे रहता है, वैसे आपके दोस्तों को आप शेयर कर लेना, वो पढ़ लेंगे। उनको बता देना कि ऐसे ऐसे भी क्लासेस होती हैं। मेरी क्लासेस शौकिया तौर पे होती हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, आप लोगों के हित में, ताकि किसी भी जगह आप रहते हैं, राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप ये महसूस ना करें कि आपको शिक्षा, मनोविज्ञान, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ठीक से पढ़ने को नहीं मिलती तो आप भी तीर मार लेते। अब आपको तीर मार लेना है, 31,000 लोगों में आपका नाम आना चाहिए, ऐसा आपको संकल्प लेकर काम करना है। रेडीनेस, मेंटल रेडीनेस, कल हमने पढ़ा था ना, सीखने के नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। 3 नियम का अगर आप पालन करेंगे, सीखने को तत्पर रहेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और ऐसा करने से आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें आने लगेगी, आपको लगेगा और पढ़ूँ, प्रभाव पड़ेगा उसका। ये तीनों नियमों का आप पालन करेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, अपने आप ही आएंगे, फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद। कोई सवाल हो आपके मन में तो आप इनबॉक्स में, मैसेंजर इनबॉक्स में डाल दीजिएगा मुझे, मैं उनके जवाब आपको वहाँ पर दे दूँगा। नमस्कार।